प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया ताहयात नाअहली का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि 62(1)F में नाअहली ताहयात नहीं होगी। 5 रुकनी का बेंच का जो फैसला था वो अब कलअदम हो गया है और आज 7 रुकनी बेंच का फैसला 6-1 से सुनाया गया है। जस्टिस याह्या अफरीदी ने डाइसेंटिंग नोट दिया है और बाकी 5 जजेस समझते हैं कि ताहयात नाअहली नहीं होगी बल्कि नाअहली की मुद्दत 5 साल होगी। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर ये तशरीह नहीं कर सकती कि नाअहली की मुद्दत ताहयात नहीं होगी या ताहयात होगी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ये कैसे तशरीह कर सकती है कि 5 साल होगी, क्योंकि आइन में ये वाज़ेह नहीं है कि मुद्दत कितनी है। तो सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने ताहयात करार दे दिया और सुप्रीम कोर्ट के दूसरे बेंच ने इसको 5 साल की नाअहली करार दे दिया। अब हम ज़रा इस पर देखते हैं कि क्या ये मामला जो पार्लियामान के पास गया था या जो एक एक्ट में तब्दीली की गई थी उसकी अब क्या हैसियत है। क्या अगेन सुप्रीम अगर ये वाज़ेह करना है आइन में तो क्या आइनी तरमीम इसके लिए चाहिए होगी या अब उसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें एक तो हम डिस्कस करते हैं। दूसरा, आज लेवल प्लेइंग फील्ड का जो तहरीक इंसाफ का की दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट के पास, वो गए हुए थे कंटेम्प्ट पिटीशन लेकर के बस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा। अब आज उसमें क्या हुआ है, बहुत अहम रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए हैं, काजी फैसल साहब की तरफ से आए हैं, बहुत अहम जो पेश गुजारियाँ हैं वो की हैं लतीफ़ खोसा साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। अब ये मामला चला गया है 15 जनवरी तक, एक हफ्ते की इसमें तारीख पड़ गई है। इस पे भी थोड़ा सा बात करेंगे और इलेक्शन नहीं हो सकते। मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं इलेक्शन का इनेकाद इस वक्त मुमकिन ही नहीं है और बहुत ज़ोर देकर वो ये कह रहे हैं। बाकी सियासी जमातें उनसे कौन इत्तफाक करता है, कौन इख्तलाफ करता है और क्या इस बात का इम्कान है कि उनकी बात को संजीदा लिया जाए मौलाना फजल रहमान साहब की। इन तमाम चीज़ों पे हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में राजा मौजूद है, माहिर आईन कानून, बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब। उज़्मा कार दाय साहब हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा, और अजहर सिद्दीक साहब हमें ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। ये ज़रा अपनी कानूनी राय उनसे भी मालूम करेंगे। सबसे पहले राजा आमिर अब्बास साहब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप कैसे देखते हैं? एक तरफ तो ये खुशाइंद बात है कि सियासतदानों पर जो ताहयात पाबंदी है, ऐसा लगता है कि उन्हें अब इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है, ख़ासतौर पर नवाज शरीफ साहब को। लेकिन इसमें जो टेक्निकल नुक्ता है वो ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये तशरीह नहीं कर सकती एक 62(1)F की एक आर्टिकल की कि ताहयात नाअहली होगी, नाअहली सारी उम्र के लिए होगी, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये वजाहत कर सकती है कि 5 साल के लिए होगी? देखिए असद, सबसे पहली बात तो है कि ये बेसिकली इट्स अनफॉर्चुनेट कि ये पार्लियामेंट का ही काम था, पार्लियामेंटेरियंस का काम था कि वो लेजिस्लेशन करते, वो आइन में अमेंडमेंट करते। इसका बेहतर हल तो यही था कि आइन में अमेंडमेंट कर दी जाती, जहां पे 62(1)D के और 63 के मुख्तलिफ जो सेक्शंस हैं उसमें दी हुई है, कहीं 5 साल दी हुई है नाअहली के पीरियड, कहीं 2 साल दिया हुआ है, लेकिन 62(1)F या 62(1)D में नहीं था। लेकिन अब बात यह है कि जी क्या इस चीज को जो आपने परपेचुअल एक लाइफ टाइम सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने दे दी कि जी ये ताहयात रहेगी। अब उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट और आज की सुप्रीम कोर्ट के सामने जो फैक्ट्स थे वो डिफरेंट थे। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चूंकि आइन में इसकी मुद्दत नहीं दी हुई तो हम इसको ताहयात ही तस्वर करेंगे, क्योंकि कोई ऐसा रेगुलेटिंग लॉ भी मौजूद नहीं है तो जो इसको रेगुलेट करे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि एक केस का फैसला हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर का, जो कि अगेन आइन के एक आर्टिकल के तहत सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वो उसमें रूल्स बनाए अपने, लेकिन उसको उन्होंने एक कानून के जरिए सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के जरिए उसमें रेगुलेट किया, अपील का राइट दिया और बाकी चीजें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पार्लियामेंट है उसको ये इख्तियार हासिल है कि वो रेगुलेट कर सकती है जहां पे कोई चीज प्रोवाइडेड ना हो। अब चूंकि इसमें प्रोवाइडेड नहीं था, जो 2018 में 5 मेंबर्स का बेंच आया उस वक्त इलेक्शन एक्ट में, अब इलेक्शन एक्ट 2017 में चूंकि एक क्लॉज में अमेंडमेंट की गई 232 में ये कह दिया गया कि जी आर्टिकल 62(1)F की जो डिस्क्वालिफिकेशन का पीरियड होगा दैट वुड बी 5 years, वो परपेचुअल को उन्होंने खत्म किया। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने यही क्वेश्चन था
कि क्या आया सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के जरिए इसको रेगुलेट कर सकते हैं जी। कि नहीं। और गालबन तकरीबन यही बेंच था जिसने वो भी फैसला दिया था। अब तो मुतवक्का फैसला यही था कि सुप्रीम कोर्ट दोबारा अपने पहले वाले फैसले से अलहदा एक फैसला नहीं ठीक है। देंगे। और तो उन्होंने बुनियादी इसको तौर पर आप कह रहे हैं राय साहब, जो मैं समझना चाह रहा हूं वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ताहयात नाअहली जो है की बजाय नाअहली की मुद्दत 5 साल होगी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने Exactly. बुनियादी तौर पर ये जो सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, इलेक्शन एक्ट 2013 की एक क्लॉज 232 है, उसमें तरमीम को तस्लीम किया है और कहा है कि इस तरमीम के जरिए से ये 62(1)(f) डिफाइन हो गया है, ये रेगुलेट हो गया है, इसका एक टाइम पीरियड आ गया है। अभी हमने जजमेंट डिटेल में तो नहीं देखी, बट दैट इज द ओनली वे कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये बिल्कुल नहीं कह सकती कि इसकी 5 साल होनी चाहिए, 7 साल होनी चाहिए, 10 साल होनी चाहिए, ये किसी भी अदालत को इख्तियार नहीं है। ये इख्तियार सिर्फ उस जिसको कहते हैं ना पार्लियामेंट का है, जिसका वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि जी इतने लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, हम उनके विजडम को कैसे चैलेंज कर सकते हैं। और ऑल दो के अनफॉर्चुनेटली वही पार्लियामेंट की सेनेट के अपर हाउस से हमने देखा कि जी उन्होंने तो इलेक्शन को ही एक आइन से हटा के डिले करने की बात कर दी, जो आगे चल के आपका टॉपिक है। बट ओवरऑल ये एक ऐसी जजमेंट है कि जिससे अब ये डिक्लेरेशन किसी शख्स को कोर्ट को देना बड़ा एक मुश्किल काम है कि जी ये सादिक है, ये अमीन है, ये नहीं है। और अदालतें डिक्लेरेशन तो दे सकती हैं, लेकिन एक होती है नेगेटिव डिक्लेरेशन कि जी ये शख्स अच्छा मुसलमान नहीं है, ये शख्स सादिक और अमीन नहीं है। ये डिक्लेरेशन भी देना, दुनिया में जो कवानीन है, नेगेटिव डिक्लेरेशन देना भी एक ऐसा पॉइंट है कि जो अदालतें नॉर्मली नहीं दे सकती। तो ओवरऑल आई बिलीव के इट इज अ गुड जजमेंट, ऑल्दो इसकी टाइमिंग ऐसी है कि इसकी टाइमिंग से नजर आ रहा है कि सियासी तौर पे जो दो पार्टीज हैं, मुस्लिम लीग नून, बिल्कुल सही है, उसको फायदा होगा। एक सियासी तौर पर भी एक पहलू उठा है इस उस्मा कारदार साहबा, और वो ये है कि किसी शख्स को टेक्निकल ग्राउंड्स पे नॉकआउट नहीं होना चाहिए। आप क्या समझती हैं? एक तो चलें अच्छी बात है कि नवाज शरीफ साहब की नाअहली की मुद्दत 5 साल हो गई, अब वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि किसी भी सियासतदान को टेक्निकल ग्राउंड्स पे नॉकआउट नहीं करना चाहिए? बहुत शुक्रिया असद, आपने मुझे इनवाइट किया। मेरे ख्याल में जो आज का जो फैसला था बहुत खुश आइंद है, क्योंकि ये ऐन आइन और कानून के मुताबिक है के जो बुनियादी हकूक हैं उसको आप होल्ड करता है ये फैसला। आपने किसी भी बहुत संगीन जुर्म जो है, उसमें कत्ल है, रेप है और बहुत सारे जुराइम आ जाते हैं, उसमें ताहयात का कहीं भी आपको जिक्र नहीं मिलता है। और सियासतदान जो हैं उनके ऊपर एक नेगेटिव तरीके से आप उनको एक ठप्पा लगा दें और कहें कि जी सारी उम्र के लिए आप अब अवाम के पास नहीं जा सकते, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो ये वैसे ही समीउल्लाह बलोच वाला जो फैसला था, नाइंसाफी पे ये मबनी था। तो मेरे ख्याल में ये सबके लिए बड़ा एक बेहतरीन फैसला है। और मैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि उन्होंने हमेशा अपनी किसी भी सिटिंग में, किसी भी जब भी वो बात करते हैं तो वो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात करते हैं। और वो कहते हैं कि ये जिस तरह इन्होंने फरमाया आपके मेहमान ने, एक कलेक्टिव विजडम है और इतने लोग बैठे हुए हैं जो कि अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको आप रद्द करके उनके ऊपर कांटा लगा के किस तरह से आप रीराइट कर सकते हैं। और रीराइट करना तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है, सिर्फ एक कानून की तशरीह करना जो है सही है। उनके देखें जब भी रीराइट करने की कोशिश की गई, मैं अपना आपको एग्जांपल देती हूँ। जब 25 जो हम मुनहरिफ सो कॉल्ड हमारे पीटीआई के लोग थे उनको डी सीट किया गया, वो भी सारा जो पंजाब में जो क्राइसिस स्टार्ट हुआ वो उसी रीराइटिंग की वजह से हुआ। अगर उसकी तरफ तशरीह कर दी जाती तो ये मामला इतना ना खराब होता। तो इसलिए मेरे ख्याल में हर इदारा जो है, हमारे चीफ जस्टिस बिल्कुल सही कहते हैं कि आइन दायरे में रह। चलें, फैसले से तो आप इख्तलाफ करें कि वो फैसला रीराइट कर दिया था आइन में, लेकिन आपने कहा कि सो कॉल्ड मुनहरिफ, आप सो कॉल्ड मुनहरिफ तो नहीं थे, अब मुनहरिफ तो मुनहरिफ थे।
नहीं देखिए, आप जब एक लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी इट डिपेंड्स कि आप उसको पॉजिटिवली देख रहे हैं कि उसको नेगेटिवली देख रहे हैं। ठीक है, हमारा इख्तिलाफ था और हमने जो अपने एक ज़मीर के मुताबिक हमने जो फैसला किया, जाहिर है उसकी जिम्मेदारी हमने खुद उठानी थी, तो इसमें कोई ऐसा इबाम नहीं था। अगर आईन ने हमें इजाजत दी थी कि आप वोट डाल सकते हैं, कर सकें, ठीक है, और वो वोट काउंट भी होगा, हाँ, तो उसको काउंट होना चाहिए था। बाद में ठीक है, हमें अगर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते तो हम उसके लिए तैयार थे। बिल्कुल सही है। आप आईन को रीराइट तो ना करें। ये मेरा ख्याल है दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास जाना चाहिए, और गया भी हुआ, शायद ये अगेन डिसाइड हो जाएगा। लेकिन अजहर सिद्दीक साहब, मुझे सर ये बताइए कि क्या आज के इस फैसले से ये नुक्ता भी सेटल हो गया है कि इसके लिए नाअहली की मुद्दत 62(1)(f) में उसको डिफाइन करने के लिए अब 62(1)(f) में आईनी तरमीम लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये काफी था कि इलेक्शन एक्ट में अगर अब 232 में तब्दीली कर दी गई है तो ये काफी है। इससे पता चल गया है कि नाअहली की मुद्दत अब 5 साल ही होगी। 2/3 अक्सरियत के साथ आईनी तरमीम लाने की जरूरत नहीं रही। बहुत शुक्रिया असदुल्ला, आप तो गवाह हैं, मैं भी गवाह हूँ, लंदन भी गवाह है कि मियां नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नून एक बात कहते रहे थे कि नया चीफ जस्टिस आएगा तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे, और ये हालात और वाकयात के साथ जो कुछ भी है, गलत कहते थे, सही कहते थे, या इनकी चिड़ियां बहुत मजबूत थी, या कोई अकाब उड़ाया करते थे, वो बातें तो किसी हद तक सच साबित हो रही है। दूसरी जहां तक बात है, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, ये ना सिर्फ एरोनियस है बल्कि रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ भी है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की डिविएशन पे भी बिलीव करता है। अगर आप सिंपल, यानी जस्टिस याह्या अफरीदी ने जो बहुत खूबसूरत बात की है, और मैं उनका काफी हद तक इस बात से इत्तेफाक करता हूं। देखिए ये है क्या, पहले जरा समझना है कि ये सोसाइटल वैल्यूज, हम पता नहीं इसको क्या समझ बैठे हैं। भाई एक लीडर को सच्चा और ईमानदार होना चाहिए। हम ये समझ, अच्छा वो जनाब हजरत कायद आजम के बारे में अल्फाज इस्तेमाल हुए, वो जनाब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें कोई शक नहीं है। क्या एक आदमी को सच्चा और आज़ाद साहब कोई गलती भी तो हो सकती है ना, फर्ज किसी से नॉमिनेशन भरते हुए, पेपर भरते हुए कोई गलती से कोई चीज रह जाए तो क्या फिर वो ताहयात नाअहल हो जाए? ये भी तो सवाल है ना। बड़ी जबरदस्त बात जवाब आपने की। मैं तो चौंके, जब वो केस सुना जाता था ना तो था, माफी मांग, तौबा कर लेते ना। आज तक नवाज शरीफ ने ये तौबा की, उसने माफी मांगी कि जनाब मेरे से गलती हुई थी। भैया या तो बताएं, यानी उन डटाई इस हद तक की कि 5 जजेस के बारे में क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करते थे। 3 लोगों को तौहीन अदालत में सजा हुई, निहाल हाशमी, तलाल चौधरी, और ये हमारी सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए था। यानी ये सुप्रीम कोर्ट ने हमारे लिए बेतौकीरियां नहीं देखनी तो किसने देखना? यही वो लोग हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में आकर हमला करते हैं तो तौहीन अदालत में सजाएं होती है, और हमारी सुप्रीम कोर्ट इनको बड़ा जबरदस्त ट्रीट करती है। भाई ये तो देखिए ना, प्रिंसिपल स्टैंड और कानूनी बात बता दूं आपको एक। मैं सेक्शन 232 को चैलेंज कर रहा हूं, आपके प्रोग्राम में ऐलान कर रहा हूं। क्यों? जिसमें उस पार्लियामान ने, वो लूली लंगड़ी पार्लियामान ने, कि जिसने क्या किया, इमरान खान साहब की लोगों ने कहा कि इलेक्शन असेंबली में जाना चाहते हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा चले जाएं, और यहाँ के राजा परवेज अशरफ इस असेंबली ने नहीं आने दिया उनको। नहीं आज़ाद साहब, मगर आप क्यों चैलेंज करेंगे और किस बुनियाद पर चैलेंज कर रहे हैं 232 को? आपके सामने रख देता हूं। पहली तो बात है कि ये तरमीम अगर करनी थी, ये पार्लियामान कर सकती थी, और एक बड़ी जबरदस्त बताऊं, और ये 5 साल किस बात पे कर रहे हैं आप इसको? भाई नैब के कानून में 10 साल है, यहां 5 साल क्यों कर रहे हैं आप? और बड़ा फर्क बता दूं, वहां पहले सजा भुगतते हैं, सजा भुगतने के 10 साल अगर देखा जाए, अगर सजा 10 साल की है तो 10 साल सजा भुगती, उसके बाद 10 साल आप फिर इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो तो 20 साल तक नहीं थी। यानी ये तो बात देखे ना, नवाज शरीफ को अगर सजाएं बरकरार रहती, वो एवन फील्ड की 10 साल की, तो 20 साल बाद लड़ सकते थे। सही है। रहती तो 17 साल बाद लड़ सकते थे। तो ये तीसरी बात जो बड़ी अहम है कि सोसाइटल वैल्यूज पूरी दुनिया के अंदर, अब हमारे यहाँ तो हाल ये है कि हम आइन के अंदर लिखी हुई बात की पासदारी नहीं कर सकते हैं। चले आपका एक नुक्ता जरा मैं आमिर साहब के पास आने से पहले मैं उस्मा साहबा के सामने रख दूं। उस्मा साहबा वो ये कह रहे हैं कि अगर चलें आपसे गलती हो भी गई तो अदालत में खड़ा होकर या किसी भी जगह पर खड़ा होकर, किसी फोरम पर खड़ा होकर कोई शख्स ये तो कहे ना कि हाँ मुझसे गलती हुई थी, बल्कि वो शख्स तो एतराफ़ ही नहीं कर रहा, वो कोई भी हो, नवाज शरीफ साहब हो या कोई भी हो,
अगर उससे गलती हो गई तो उसको एतराफ़ तो करना चाहिए कि मुझसे ये कागजात नामजदगी में कोई चीज़ रह गई थी। देखें, आप सारों को पता है कि उनको किस बुनियाद पे निकाला गया था। अकामे पे जी के उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली और 5 साल तो वो सजा भुगत चुके हैं और 5 साल ही की नाअहली है जो आपकी 2017 की आपकी जो अमेंडमेंट है इलेक्शन एक्ट में। नहीं, वो तो सजा थी भुगती है, मगर नहीं, ये भी तो डिसाइड होना चाहिए ना। तो अब आप किस चीज की उनसे माफी मांग? देखें, अजहर सदीक साहब जो है ना, इनके में फ्रस्ट्रेशन और इनका बहुत दिल दुखा हुआ है आज, क्योंकि नवाज शरीफ के साथ इनको बुग़्ज़े माविया है। ये जाहिर है इन्होंने टिकट भी ले लिया है पीटीआई का, अब ये इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, तो अब तो ये अभी कहाँ ले लिया टिकट बन गए हैं, तो इनको ये बहुत तकलीफ तो होगी। और ये हर दफा जो है ना अपना ये उंगलियां भी नहीं पता ना, तो आए इनको मैं दाखिला ले देता हूँ किसी लॉ कॉलेज में। आज़ाद साहब जरा बात मुकम्मल कर लेते हैं। इनके अपने 804 है, जब सजाएं हुई थी तो उस वक्त जो था तब भी वो आके माफी मांगते हैं। उन्होंने तो अभी 4 दिन पहले इलेक्शन कमीशन को फिर धमकियां दी हैं कि मैं देख लूंगा, जब मैं पीएम बन के आऊंगा मैं तुम लोगों आर्टिकल 6 तुम लोगों पे लगा दूंगा, तुम्हें कोई बचा भी नहीं सकेगा, तुम लोगों के पास कुछ होगा नहीं बचाने वाला। तो ये धमकियों पे चलते हैं। अच्छा, ये सोशल चले उस्मा साहबा, ये धमकियों पे चलते हैं, ये इनका खासा है। अच्छा चले, मैं राजा आमिर अब्बास साहब के पास आता हूँ। पार्टी वैसे ही हाईजैक हो गई है, अब वकीलों की पार्टी है, वो वकीलों को टिकट मिल रहे हैं, कोई सियासी बंदा आपको दूर दूर इस पे नजर नहीं आएगा। तो बस इन लोगों की बातें आप सुन लें कि इन्होंने करना क्या है और नहीं करना। और आपकी फिर आप माफी मांगते फिरेंगे कौम से। सही है। अरे भाई, पहले आप जाके अपने गिरेबान में झांक के देखें कि आपने किस पहले जज पेपर से तो जाके माफी मांग लें, पहले इलेक्शन कमीशन से जाके माफी मांग लें, सुप्रीम कोर्ट से जाके माफी मांग लें। आप लोगों को बहुत आप पूरे पाकिस्तान की रियासत से जाके माफी मांगे। ठीक है, आज एक और केस भी सुप्रीम कोर्ट में सुना गया है, लेवल प्लेइंग फील्ड। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यह दरखास्त थी और लतीफ खोसा साहब ने इस पर अपने दलाइल दिए हैं। आज क्या हुआ है, जरा कुछ रिमार्क्स मैं आपके सामने रख देता हूं, कुछ दलाइल रख देता हूं। देखिए, लतीफ खोसा साहब ने आज जब केस की समाअत हुई तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में जो इलेक्शन कमिश्नर पंजाब थे उनके तहफ़्फ़ुज़ात का कोई जिक्र नहीं किया गया। यानी 24 दिसंबर का वो लेटर जिसका वो बार बार सुप्रीम कोर्ट में हवाला भी दे रहे हैं, उसी की उन्होंने बात की। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि खोसा साहब, आप यहां खड़े होकर इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद नहीं कर सकते, रिपोर्ट आ चुकी है इलेक्शन कमीशन की। जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक आपके 1195 लोगों ने कागजात जमा करवाए, हमारे सामने चीफ सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट्स मौजूद हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि लतीफ खोसा साहब से कि आप इन रिपोर्ट्स को झुटला रहे हैं, तो जवाब में तहरीरी तौर पर भी आपको भी कुछ लाना पड़ेगा। अगर आप समझते हैं कि वो गलत है तो फिर सही क्या है, आप लिख कर दें। लतीफ खोसा साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी फ्रंट लाइन उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मंजूर नहीं किए गए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि आप अपने जवाब में खुद कह रहे हैं कि ट्राइब्यूनल्स ने आपको रिलीफ दिया है। चीफ जस्टिस ने पीटीआई के वकील लतीफ खोसा साहब से मुकालमा करते हुए कहा कि मुझे लग रहा है कि आप इंतखाबात का इल्तवा चाहते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर होने की जो शरह है वो 76% से ज्यादा है। चीफ जस्टिस साहब ने लतीफ खोसा साहब से कहा कि आप ये तो बताएं, आप हमसे चाहते क्या हैं? आपके 100% कागजात नामजदगी मंजूर होने चाहिए, क्या आप ये चाहते हैं? ये कोर्ट ऑफ लॉ है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आपका क्या हुक्म चाहते हैं, अदालत को बताएं ताकि हम वो हुक्म कर दें। लतीफ खोसा साहब ने इस पर कहा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। अदालत ने कहा कि अदालत के सामने खड़े होकर आप अपने दुखड़े ना सुनाएं। चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि यह कोई सियासी फोरम नहीं है खोसा साहब, और बहुत सारे सियासी फोरम हैं, उन्हें जाकर इस्तेमाल करें। लतीफ खोसा साहब ने मजीद चीज़ें बताते हुए जो उन्होंने अपनी राय का इजहार किया या अपने दलाइल का, उसमें उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब के कागजात जो हैं वो भी मुस्तरद हो गए। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम आरओज़ को ये तो नहीं कह सकते कि किसके कागजात आप मुस्तरद करें और किसके ना करें। लतीफ खोसा साहब ने कहा कि जी हमारे खिलाफ दफ़ा 144 लगाकर कार्रवाई हो रही है, तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि दफ़ा 144 और एमपीओ सबके लिए होगा, सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं है। फिर चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि हमारे सामने इस वक्त ना दफ़ा 144 का मामला है ना एमपीओ का मामला है। लतीफ खोसा साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ के अलावा किसी और जमात के रहनुमा पर एमपीओ लगा नहीं है। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपके मुताबिक पीपल्स पार्टी, नून लीग समेत सब सियासी जमातें आपके खिलाफ साजिश कर रही हैं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या इलेक्शन कमीशन का एमपीओ से ताल्लुक है, इलेक्शन कमीशन मुकदमात भुगते या इंतखाबात कराए? तो उस पर लतीफ खोसा साहब ने कहा कि फिर हम इंतखाबात लड़ें या हम मुकदमात भुगतें।
उन्होंने ये भी कहा कि मेरे मुंशी से सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेजात छीनी गई हैं, इस वाक़े का आपको भी इल्म है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नहीं जी, मुझे इस वाक़े का कोई इल्म नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी से कागजात छीने जा रहे हैं या जो भी हो रहा है वो इलेक्शन कमीशन ने देखना है। इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार से मुतालिक मामलात अदालत क्यों सुने, हम क्यों सुने, और फिर ये 15 जनवरी के लिए इसको जो है वो तारीख डाल दी गई है। लेवल प्लेइंग फील्ड, कितने ग्रीवेंसेस दुरुस्त मालूम होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राजा आमिर अब्बास साहब आपको? देखिए जी, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम देखते हैं इस केस से हट के, ये इलेक्शंस सिर्फ कागजात जमा कराना या 8 फरवरी को वोट हो जाना उसका नाम नहीं है। इलेक्शन एक पूरे प्रोसेस का नाम है, और आपके भी इल्म में असदुल्लाह के इलेक्शंस जो से हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है, और पॉलिटिकल पार्टीज जो सी हैं वो अपने सियासतदानों के जरिए इलेक्शंस लड़ती हैं। अभी जो आप बात कर रहे थे कि जी उनके जो कागजात हैं वो आ तो गए हैं, अलाउ भी हो गए हैं, लेकिन एक चीज जो हमें नजर आ रही है, अभी उस्मा बीबी ने भी कहा कि जी वकीलों को सारे टिकट मिल रहे हैं। क्या वजह है कि जी उनकी जो फर्स्ट ईयर की पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज हैं वो इस वक्त इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है। मैं खुद बहुत सी केसेस को जानता हूं कि जहां जमानतें कराओ, भागो, ये करो, उनको पकड़ा जा रहा है, एमपीओस में पकड़ा जा रहा है, वो सामने आ नहीं सकते, पेपर्स जमा नहीं करा सकते। तो दिस ऑल शोज कि जी ये चीजें जो सी हैं ये ऑब्वियसली लेवल प्लेइंग फील्ड, आप जो एमपीयूस की बात कर रहे हैं, अब इलेक्शन कमीशन क्या एमपीयूस को देख लेगा कि जी ये सही हुआ है? वो हाई कोर्ट नहीं देख पा रहा। हाई कोर्ट उधर से एक केस में बेल देता है, दूसरे एमपीयू में अंदर, दूसरे में करता है, तीसरे में मेरे ख्याल 3000 से ज्यादा एमपीयूस आ चुके हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो मैं बात कहना चाह रहा था वो ये थी कि जब पॉलिटिकल पार्टीज लड़ती हैं तो ज़हन में रखिए कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो इलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट जो 1 या 2 टूल्स होते हैं, जो विजिबल टूल सबसे ज्यादा होता है वो उसका पॉलिटिकल सिंबल होता है जिसपे इलेक्शन लड़ा जाता है, और उस पॉलिटिकल सिंबल को एक कैप्सूल की तरह होता है कि जिसमें पार्टी की तमाम इंग्रेडिएंट्स एक जगह पे करके लोगों को पेश किया जाता है। किसी पॉलिटिकल पार्टी को कन्विंसिंग का ये भी इलेक्शन का ही नाम है, सिर्फ 8 फरवरी नाम नहीं है। ठीक है, उसको इलेक्शनिंग के लिए लोगों के पास जाना होता है, अपना नैरेटिव देते हैं, अपनी बात बताते हैं कि जी हम इलेक्शंस में जा रहे हैं। वो चीजें भी हमें नजर आ रही हैं कि जो हम देखते हैं कि वो भी एक मखसूस पार्टी को कतन इजाजत नहीं दी जा रही कि जहां आप 144 की बात कर रहे हैं तो वो उनको इजाजत नहीं है। देन कमिंग अगेन कि जी जो फैसले हो रहे हैं ये फैसले क्या खास एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए हो रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैसले भी हो रहे हैं राजा साहब, कुछ ऐसे फैसले भी हो रहे हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी फायदा हो रहा है। मसलन जो ट्रिब्यूनल्स के फैसले हमारे सामने आए हैं, मैं खासतौर पर अजहर साहब से चाहूंगा, अजहर सिद्दीक साहब इसका जवाब दें कि कई लोगों के कागजात मंजूर हो गए। मसलन शाह महमूद कुरैशी साहब के एनए 214 से थरपारकर से कागजात मंजूर हो गए हैं। जैन कुरैशी साहब के भी थरपारकर से कागजात मंजूर हो गए हैं। जुल्फी बुखारी साहब के एनए 50 खटक से कागजात मंजूर हुए। राजा बशारत साहब के मंजूर हो गए हैं। हलीम आदिल शेख साहब के एनए 238 कराची से कागजात मंजूर हो गए हैं। फिर फवाद चौधरी साहब जो हैं उनके एनए 60 और एनए 61 जेलम से कागजात मंजूर हो गए हैं। चले फवाद चौधरी साहब तो तहरीक इंसाफ में नहीं है, लेकिन बहरहाल असद कैसर साहब के सवाबी से, अली मोहम्मद खान साहब के, अजहर सिद्दीक साहब उनके कागजात भी एनए 22-23 से मंजूर हो गए हैं। उमर अयूब साहब के हरीपुर से कागजात मंजूर हुए हैं। शेख रशीद साहब के दोनों हलकों से मंजूर हो गए हैं। उमैर न्याजी साहब के एनए 89-90 से मंजूर हो गए हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब के 236 से, मियां इस्लाम इकबाल के पीपी 171 से, शोएब शाहीन साहब के भी जो हैं वो तीनों हलकों से इस्लामाबाद के कागजात मंजूर हो गए हैं। तो जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा था कि कागजात आपके ट्राइब्यूनल से रिलीफ मिल तो रहा है। अजहर सिद्दीक साहब फिर भी शिकायत है आपको? असद देखिए, आपने तादाद देख ली है, ये तादाद भी गलत आई है, कुछ 2600 के करीब ना। मैं तो हैरान हो रहा हूँ अपना इलेक्शन कमीशन को कैसे पता चल गया कि 1000 के करीब जो है ना हमने कागजात जमा कराया है। भाई हमने तो, हमारे किसी कैंडिडेट ने लिखा नहीं कि वो बल्ले का उम्मीदवार है, ना हमने कोई टिकट दी है। मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि ये इनके पास कौन सी जादू की छड़ी आ गई इलेक्शन कमीशन के पास, इन्होंने निकाल लिया कि ये हमारे हैं। अच्छा चलिए आगे चलते हैं।
ये टोटल जो थे ना तकरीबन 2600 के करीब थे, और लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त 1000 से ज्यादा अपीलें पेंडिंग है, 1000 से ज्यादा अपीलें आई हैं, और उसमें से तादाद जो ज्यादा रही है वो पाकिस्तान मुस्लिम जो हमारे हमायत याफ्ता लोग हैं, यानी 3-3, 4-4 लोगों ने, और बड़े फ्रिवलेस ग्राउंड है। यानी हम जो पहले दिन से एक बात कर रहे थे कि यहाँ पर इंतजामिया से आर ओ जो है ना, ना उन्हें आईन आता है ना कानून पता है, और मैं पिछले 10 साल से कोशिश कर रहा हूं कि एक पोर्टफोलियो बन जाए, एक प्रोफाइल बन जाए इलेक्शन। अभी मैंने 62-63 पे इंप्लीमेंटेशन की पिटीशन दायर की हुई थी। यानी इलेक्शन कमीशन ने जो हाथ अपने हाथ में वेपन रखा हुआ है ना, कि अगर ये काम करता, यानी हमें क्या है, हम सब लोगों को बजाय ये कि इलेक्शन लड़ने की बजाय हमें एंगेज कर दिया हुआ है। हम अभी इमरान खान साहब का अभी अपील जो पिंडी में है वो 10 तारीख को सुनाएगा, और लाहौर वाली जो है वो फिर कल के लिए चली गई है। आप अंदाजा तो लगाए ना कि हमें तो उलझाया पड़ा इन्हीं अपीलों के अंदर। अब हम क्या, मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बाकी सियासी जमातें, उनका टाइम यहाँ पर लग रहा है, ये वो देखने वाली बात है। लेवल प्लेइंग फील्ड जो बात हो रही है। और तीसरा बड़ा अहम इशू है इमरान खान साहब के मामले में, अगर आप देखा जाए उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद पर सेकेंडर की तरफ से हुए, वो हल्का बदल दिया गया। यानी वो 30 नवंबर को जो वोटिंग लिस्ट है वो फ्रीज हो चुकी हुई थी, लेकिन क्या किया इन्होंने, 16 दिसंबर को एक रिट आती है 15 जिस डेट को शेड्यूल आना है उस डेट वाले दिन तब्दील कर देते हैं आप। यानी ये इस तरह नहीं है। आज भी बड़ा आसान काम बताने लगा हूं आपको कि हमारा जो है ना, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो सारे का सारा डाटा एक नोटिस करके सारा डाटा मंगवा ले। यानी क्या करे, वो तमाम 4 हाईकोर्टों से 5 हाईकोर्टों से मंगवा ले कितनी अपीलें फाइल हुई हैं और क्या रीजन थे, इलेक्शन कमीशन को अगर बताए नहीं सर, लेकिन ये सारी चीजें आपके वकील लतीफ खोसा साहब कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं रख पा रहे ना, सियासी तकरीर करते हैं। चीफ जस्टिस साहब के बकौल वो सियासी तकरीर करते हैं और डेटा और ये चीजें कोर्ट में नहीं रख पा रहे हैं। वो समझते हैं कि ये नहीं हो पा रहा। बहरहाल मैं राजा आमिर अब्बास साहब का यहाँ पर शुक्रिया अदा करूंगा। मैं जरा थोड़ा सा सियासी मामलात की तरफ और बढ़ना चाहता हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब तो समझते हैं कि इलेक्शन हो ही नहीं रहे। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब अभी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमें। वो समझते हैं कि इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए, हो ही नहीं सकते। उज़मा कारदार साहबा, एक तरफ तो आप सुन रही हैं अभी अजहर सिद्दीक साहब कह रहे हैं कि जी हमें उलझाया हुआ है मुकदमात में, एमपीओ के ऑर्डर्स हो रहे हैं, वो तो हो रहे हैं, आप जानती हैं। फिर कभी हम देखते हैं कि इंटरनेट सर्विसेज स्लो डाउन हो जाती हैं अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी की कोई एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑनलाइन एक्टिविटीज़। तो आप समझती हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा दुरुस्त है एक सियासी जमात का? असदुल्ला, बात सारी ये है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी एक सियासी उखाड़ा समझ रखा है और बार बार चीफ जस्टिस को इनको याद दहानी करानी पड़ती है कि खुदा के लिए आप सुप्रीम कोर्ट आए हैं, आप वक्त ना जाया करें, आप मुद्दा बयान करें और बयान करें। आपको पता है कि ये अब ये कहानियां सुना रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को कैसे पता चल गया कि इन्होंने जो जमा कराए कागजात सुप्रीम कोर्ट में, तो खुद बेंच ने नोट किया कि ये तो सोशल मीडिया से उठाए हुए, इनके पास तो खुद डेटा नहीं है, इनको तो खुद नहीं पता कि किसने पीटीआई के टिकट के लिए अप्लाई किया या नहीं किया। उन्होंने कहा जी आप सोशल मीडिया से हमने ले लिए हैं, आप सोशल मीडिया देख लें। तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा जी मैं तो सोशल मीडिया पे नहीं बैठा होता हूं। तो ये तो उसका हाल है। कोई ये जो ये कहानियां सुना रहे हैं चलें, उज़मा कारदार साहब आपकी शायद वहां पे लोग इनके कागज लेने गए इंट्रा पार्टी इलेक्शन में, इन्होंने लोगों को कागज नहीं दिए, इन्होंने उठा के तो उनको बाहर फेंका और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इन्होंने चलें वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे बताया। तो जब लेवल कल वो भी मुकदमा पेशावर हाई कोर्ट में जेर समाअत और परसों सुप्रीम कोर्ट में भी होगा। ये एक अलग मौजू है कि एक इंतखाबी निशान जो है वो भी एक तरीके इंसाफ के ग्रीवेंसेस में शामिल है कि जो हमसे निशान वापस ले लिया गया है। लेकिन मैं मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया, मैं फिर वापस आता हूँ उज़मा साहब आपके पास। लेकिन मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, इलेक्शन हो ही नहीं सकते। एक इंटरव्यू दिया मौलाना फजल रहमान साहब ने, उन्होंने कहा कि जी मैं अभी अफगानिस्तान जा रहा हूँ और वहाँ जाके कुछ अंदाज़ा होगा, शायद कोई रास्ता निकल आए कि हम कहें कि जी जल्दी इलेक्शन हो सकते हैं। ये अफगानिस्तान के दौरे से क्या ताल्लुक है? कैसे मेक श्योर करेंगे कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात बेहतर हो जाए? अफगानिस्तान जाके कैसे मेक श्योर करेंगे मौलाना फजल रहमान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप नजरअंदाज तो नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान का जो मुल्क है
ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम जो है ये मगरबी सरहदात पर है। जी। तो वो लोग जिनके बारे में कहा जाता है कि टीटीपी वाले, वो यहाँ आते हैं और यहाँ कोई नफ्स अमन पैदा करके वापस अफगानिस्तान चले जाते हैं। तो दोनों मुल्कों के दरमियान एक कशीदगी तो थी, जी। और खासकर अफगान मुहाजिरीन के मामले पर भी। तो मौलाना फजल रहमान साहब एक ऐसी शख्सियत है जो दोनों जगहों मुल्कों में मुसल्लम मकबूल शख्सियत है। तो इनको उन्होंने दावत दी और ये वहाँ तशरीफ ले गए, तो वहाँ हो सकता है सिक्योरिटी प्रॉब्लम हल हो जाए। अगर सिक्योरिटी प्रॉब्लम हल होते हैं तो फिर इलेक्शन कराने में तो कोई मजाक नहीं है, लेकिन अगर सिक्योरिटी प्रॉब्लम बाहर रहते हैं तो फिर मुश्किल होगा हमें इलेक्शन में जाने के लिए। हमें तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है अपनी सही है, ज़िंदगियों का। बिल्कुल सही है, ये तो बुनियादी बात है। लेकिन आप वैसे मुफ्ती साहब ये समझते हैं कि आप जैसे आप इलेक्शन कैंपेन नहीं कर पा रहे, आपकी वजह मुख्तलिफ है, लेकिन एक और सियासी जमात जो आपकी हरीफ सियासी जमात है वो भी इलेक्शन कैंपेन नहीं कर पा रही, उनकी वजह मुख्तलिफ है। दोनों बड़ी सियासी जमातें खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्शन कैंपेन अपनी अपनी वजूहात की बिना पर नहीं कर पा रही। खैर उस पर तो वो खुद ही बहस कर सकते हैं। मैं तो जमीयत उलमा इस्लाम की जो मजबूरी है वो आपको बता रहा नहीं, हूँ। लेकिन आप ये समझते हैं ना कि कैंपेन वो भी नहीं कर पा रहे, खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी सियासी जमात खुल के कैंपेन नहीं कर पा रही। हाँ, माहौल तो ऐसे ही है, अभी कैंपेन शुरू ही नहीं हुआ लोगों का। तो ये है कि अभी लगता नहीं है कि इस हफ्ते के अंदर भी कैंपेन शुरू हो जाए। तो बहरहाल एक सवालिया निशान होगा कि अगर लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सके और इलेक्शन हो जाए। मुफ्ती तो साहब, वो ये शफाफ मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है और दरखास्त, ये जो तारीख है ये भी सुप्रीम कोर्ट ने ही लेकर दी थी, आप फरीक बन के एक दरखास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते कि इलेक्शन नहीं हो सकते? ये मामला सारे डिसाइड तो या इलेक्शन कमीशन के फोरम पर होने या सुप्रीम कोर्ट में होने हैं। खैर हमें जो सुप्रीम कोर्ट से तो कोई शिकायत नहीं है, हमें शिकायत है सिक्योरिटी इदारों से। सिक्योरिटी इदारों को तो हम बता रहे हैं, मुसलसल बता रहे हैं, उनको मिलकर भी बता रहे हैं और मीडिया के जरिए भी बता रहे हैं कि हालात ठीक नहीं है। और खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने माना है कि 2 सूबों के अंदर हालात जो है वो ठीक नहीं है। जब उनसे कहा गया कि आप क्या करेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं दुआगू हूँ। अब वो कोई शेखुल हदीस थोड़ी है कि दुआ करेंगे, तो वो दुआ की बात तो नहीं थी, इंतजामी जिम्मेदारी है उनकी। तो जब वो एडमिट कर रहे हैं कि वाकई हालात ठीक नहीं है, तो अगर महीना 1.5 महीने इलेक्शन जरा पोस्टपोन हो जाए और पीछे चले जाएं, जी ये ना इनकी नहीं, लेकिन वो मौलाना फजल रहमान साहब से जब ये सवाल होता है कि जी आप कितना चाहते हैं कि इलेक्शन डिले हो जाए, वो कहते हैं मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। तो वो तो ये नहीं कह रहे कि 1 महीना भी डिले हो। मैं एक तजवीज़ तो देता हूँ ना जी, उन्होंने कोई तो नहीं दी कि महीना 1.5 महीने मौखर होने में कोई आईनी बात नजर नहीं आ सही, रही। लेकिन 1 महीने बाद कैसे पता चलेगा कि सिक्योरिटी के हालात बेहतर हो गए? ये भी तो है कि खुदा ना खास्ता अगर हालात और खराब हो गए तो फिर क्या होगा? फिर इलेक्शन ही नहीं होंगे। तो सिक्योरिटी इदारे चाहेंगे ना, बताएंगे कि हम कितने अरसे में ठीक कर सकते हैं। सिक्योरिटी इदारों ने तो पिछले साल सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि हम 6 महीने में कर सकते हैं और अक्टूबर के बाद इलेक्शन हो सकते हैं। ये तो सिक्योरिटी इदारे तो बता चुके हैं। लेकिन आपने जो कहा कि हम कैंपेन नहीं कर पा रहे, कैंपेन पंजाब में नून लीग भी नहीं कर पा रही। उस्मा कारदार साहबा, मैं अजहर साहब के पास आने से पहले मुख्तसरन बताइए, आप क्यों नहीं पंजाब में कैंपेन कर पा रहे? हालांकि सिक्योरिटी के हालात का मसला तो नहीं है, ये पंजाब में आपके साथ क्या मसला है? देखिए, सिक्योरिटी का जहां तक मामला है तो 2008 में और 2013 में इससे ज्यादा हालात खराब थे। लेकिन अगर आप 70,000 जानों का नजराना हमारी लोगों ने दिया, उसमें जंग हमारे ऊपर ठोंसी गई थी और टेररिज्म को हम फेस कर रहे थे, तो ये तो देखें अब हालात टोटली अंडर कंट्रोल हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो एक इक्का दुक्का होते हैं वाकयात, उसके लिए थोड़ा सा सिक्योरिटी और बीफ अप करने की जरूरत है, तो ताकि जो सब लोग हैं वो अपने आप को सेफ समझें। आपने मुस्लिम लीग नून के मुतालिक पूछा, देखिए हमारी तो जो इलेक्शन कैंपेन थी वो तो उसी दिन स्टार्ट हो गई थी जिस दिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आए थे। पूरी पार्टी जो थी वो उसको सीनियर जो हमारी वाइस प्रेसिडेंट चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहिबा है उन्होंने मुतहर्रिक किया
उनको ग्रास रूट लेवल तक उनको तंजीमें नौ की, और आपने देखा कि काफिले पूरे पाकिस्तान से आए उनको जनाब इस्तकबाल उनका करने। उसके बाद से कोई तकरीबन 20 के करीब पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग्स हुई हैं, जिसमें 2300 कैंडिडेट्स को 1-to-1 पर्सनली उन्होंने इंटरव्यू किया है और लोगों के की बात उनको करने का मौका दिया है। और अब हमारे कैंडिडेट्स जो है वो फाइनल हो गए। उसके साथ साथ मरियम नवाज साहब जलालपुर जट्टा में गई थी, हमजा साहब ने यहाँ पे वर्कर्स कन्वेंशन की थी। तो हमारे सब लोग अपने अपने हलकों में और अपने अपने इलाकों में मुतहर्रिक हैं और हमारी कैंपेन जो है वो चल रही है। अगर आप कह रहे हैं कि जी मियां नवाज शरीफ क्यों नहीं निकले, वो भी इंशाल्लाह ताला आज फैसला आ गया है, वो भी इंशाल्लाह ताला आपको हर हलके में और हर डिस्ट्रिक्ट में और हर प्रोविंस में आपको नजर आएंगे। असद सिद्दीकी साहब, तहरीक इंसाफ ने भी कोई प्लान बना रखा है इलेक्शन कैंपेन शुरू करने का? पंजाब में तो बिल्कुल अभी वर्कर्स कन्वेंशन भी नहीं हो रहा। देखिए, आपके सामने सारी पोजीशन रखी है कि तमाम पार्टी लीडरशिप को जाली और झूठे केसों में आपके सामने रखा हुआ है। कोई एक जमानत होती है, दूसरी तरफ अब तो एक रिकॉर्ड कायम हो चुका हुआ है और मेरी इतलात के मुताबिक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी बाकायदा डाटा इकट्ठा और कंपाइल किया जा रहा है और वो सारा कुछ आ जाएगा। अभी सिर्फ इकोनॉमिस्ट में एक कॉलम आया तो मुसीबत पड़ गई है को एक जेल से कॉलम गया तो रातों की नींदें आराम हो गई हुई हैं। हमारी पूरी लेकिन साहब ये तो एक घोस्ट आर्टिकल कहा गया, इसको क्या ये वाकई इमरान खान साहब ने तो नहीं लिखा? असल में असद, आपको याद होगा 2007 में लॉयर्स मूवमेंट में कोई तकरीबन 26 दिन जेल में रहा हूं। पहले 7 ATA के पर्चे थे, 7 मेरे ऊपर, फिर मैं डिटेंशन ऑर्डर आ गए थे। मैं तकरीबन आधी किताब लिख दी थी मैंने और इस तरह के 6 आर्टिकल मैंने उस वक्त वहां बैठकर लिखे थे और बाकायदा मैंने बाहर भेजे थे। बाकायदा एक दिन तो मेरी खबर चली थी कि मैंने भूख हड़ताल कर दी, अंदर से खबर जैसे भी मैंने निकाली। मगर आपको तो चले मिल गया होगा ना हड़ताल करने पर, तो यहाँ तो हम बानी तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं, उनको तो कागज दिया ही नहीं गया ना, उन्होंने कैसे लिख लिया आर्टिकल? बड़ा आसान हल है। मैं वकील जाते हैं, बाकायदा नोट्स लिए जाते हैं, बाकायदा इमरान खान साहब के हवाले से कई ऐसी चीजें उनके हाथ से लिखी हुई चीजें बाहर आई, ऐसा नहीं है। और ये मैं तो हैरान होता हूँ, आप अंदाजा लगाएं कि खौफ इतना है इस कॉन्टेक्स्ट में, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी जो बात है ना, देखिए, एक बात है पाकिस्तानी तारीख में ये वाला दौर घिनौना तरीन, वहशियाना, दहशतगर्दाना दौर लिखा जाएगा कि जिसमें PDM की 16 सियासी जमातों ने जो इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया, आइन तोड़ा। 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे पंजाब के, खैबर पख्तूनख्वा के, नहीं किए। कमाल की बात है, फिर जस्टिफाई करते हैं कि 3 दिन पहले हमने समिया तहलील करके हम इलेक्शन करा दें। 60 दिनों में वो इलेक्शन नहीं हुए, 90 दिन में वो इलेक्शन नहीं हुए। फिर आर्टिकल 51 में बैठकर हमने कहा हल्का बंदियां होंगी, वो नहीं हो सका। ठीक है, लॉर्ड चले सर, अब हर इलेक्शन किसी एक सियासी जमात के लिए तो मुश्किल होता ही है। MQM के रहनुमा रेहान हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून और MQM के दौरान मुतअद्दिद दौर हुए हैं मुज़ाकरात के, लेकिन कोई फॉर्मूला बन नहीं पा रहा सीट एडजस्टमेंट का। लाहौर में भी मुलाकातें हुई हैं, कराची में मुलाकातें हुई हैं, वफूद की सतह पर भी हुई हैं, इनफरादी सतह पर भी हुई हैं। रेहान हाशमी साहब, खुशामदीद। सबसे पहले तो ये बताइए, ये खास तौर पे 242 का क्या मामला है और ये कोई आइस ब्रेक हुई है, कोई सेटलमेंट हो पा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असदुल्ला साहब, देखें, MQM पाकिस्तान का मुस्लिम लीग नून के साथ एक मुफाहमती अमल जो तकरीबन 18-19 माह कबल शुरू हुआ था PDM में अदम एतमाद के दिनों में, और उसका बुनियादी फार्मूला वही था जो PTI के साथ भी रहा, जो पीपल्स पार्टी के साथ भी था, और वो था कि एम्पावरमेंट फॉर ऑल, या निचली सतह तक इख्तियारात की मुंतकली या हुकूक की मुनसिफाना तकसीम के हवाले से। अच्छा, अब उस मुफाहमती अमल को तक़वियत उस वक्त मिली जब हमारे मुतालबे पर कराची में होने वाली मर्दमशुमारी बिलखसूस और बिलअमूम पूरे सिंध में अर्बन एरियाज में जिस तरह आबादी को नहीं गिना गया था, उसके हवाले से रिजर्वेशन को एड्रेस किया गया और उसके नतीजे में होने वाले 75 लाख नफूस का इजाफा हमारे लिए तक़वियत का बाइस बना। अच्छा, उसके बाद हमारी जो मुशावरत और मुफाहमती अमल जो आगे बढ़ा, उसमें बुनियादी नुक्ता में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिसमें हमारा जो गिला है पीपल्स पार्टी के साथ
प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को तकरीबन जो 10 साल 8 साल से नहीं दिया जा रहा अर्बन एरियाज को जी। और आर्टिकल 140A का इतलाक, निचली सतह पर इख्तियारात की अदम मुंतकली, यूनिवर्सिटीज का अर्बन एरियाज में क़याम ना करना और दीगर इस तरह के नुकात थे। तो मुस्लिम लीग नून ने हमें इस बात की यकीन दहानी कराई और हमारे इस मफाहमती अमल को मजीद तक़वियत मिली। अब रही बात के मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम अपने अपने निशान के ऊपर इंतखाबात लड़ेंगे, और माजी में भी ऐसा होता रहा है कि कहीं से किसी से मतलब अगर बातचीत हुई है, मुफाहमत हुई है, तो इंतखाबात तो अपने लड़ते हैं। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने पूछी है सीटों के हवाले से, देखिए एमक्यूएम पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून को मेरी मालूमात के मुताबिक मीरपुर खास से एनए की सीट की ऑफर की है, इसी तरह मलीर से भी पीएस की सीट की ऑफर की है। एनए 242 के हवाले से खासतौर पर आपने पूछा तो उसके ऊपर बातचीत जारी है। कहीं पर किसी एक सीट 2 सीट की वजह से हम इस बड़े लार्जर कैनवस पर होने वाले मफाहमती अमल को डैमेज नहीं होने देंगे कि जो कि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में बसने रहने वाले किसी गांव देहात से लेकर शहर तक रहने वाले आदमी के लिए बाइसे तक़वियत होगा आने वाले दिनों में। तो हम किसी सीट को इसके लिए मतलब हम ऐसा नहीं करेंगे कि किसी सीट की वजह से ये मफाहमती अमल डैमेज हो। सही है, ठीक है। रेहान साहब, मैं एक चीज़ आपसे और जानना चाहता हूं, लेकिन मैं पहले ज़रा उज़मा कारतार साहब से जवाब ले लूं, फिर मैं आप ज़रा प्लीज़ साथ रहिएगा। उज़मा साहबा, एमक्यूएम के साथ एक उसूली तौर पर एक फार्मूला बन रहा था पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, लेकिन एक सीट क्या इतनी इंपॉर्टेंट है कि उस पर एक डेडलॉक सा बन के हमें नज़र आ रहा है? यानी मुस्तफ़ा कमाल साहब अगर वहाँ से लड़ लें, वो इत्तेहादी तो आपके फिर भी होंगे, आ जाएंगे आपके साथ, मिल जाएंगे, आकर पार्लियामान में मिल जाएंगे, एमक्यूएम हो सकता है आपकी इत्तेहादी बन जाए हुकूमत में, तो ये क्यों डेडलॉक हो गया? असदुल्ला, मेरे ख्याल में रेहान ने बहुत एक वाज़े तरीके से और एक अच्छे तरीके से आपको जो भी मामलात अभी तक हमारे पहुंचे हैं सीट एडजस्टमेंट्स के हवाले से वो एक्सप्लेन कर दिए हैं, और मेरे ख्याल में उसके बाद मेरे कुछ कहने की गुंजाइश नहीं रहती है। 242 का एक मसला जो है वो भी उसकी भी बातचीत हो रही है, और वो भी मेरे ख्याल में इस आइंदा 2-4 दिनों में क्लैरिटी आ जाएगी और हमें पता लग जाएगा कि वहां से शहबाज शरीफ साहब ने लड़ना है कि मुस्तफा कमाल साहब ने लड़ना है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखें, ये हमें पंजाब में भी यही सिचुएशन है कि हमारे हर सीट पे 10-10 लोगों ने अप्लाई किया हुआ था, जिसको आप टिकट ना दो वो नाराज हो जाते हैं, फिर उनकी अपनी एक। आप तो नाराज नहीं हुई वैसे, आपका नाम भी 26वें नंबर पे रखा है लिस्ट में, आप तो इससे खफा नहीं है? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मेरे ख्याल मुझे जो है मरियम नवाज साहिबा ने, हमजा शहबाज ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बहुत इज्जत दी है, और मैं मेरे ख्याल में की है। उन्होंने मुझे लाहौर डिवीजन कोऑर्डिनेटर बनाया था 21 अक्टूबर से पहले, और मैं ख्वातीन के लिए उसमें मैं शामिल भी रही। उनके जितनी भी पार्टी की इस वक्त एक्टिविटीज हैं मैं उसमें शामिल हूं, और 26 नंबर जो है वो मेरे ख्याल में एक सेफ नंबर है। इंशाल्लाह ताला हमारी 100 से 125 सीटें तो जरूर आ जाएंगी नेशनल असेंबली की पंजाब में। और पंजाब में 100 पंजाब में 141 हैं, 141 में से 125 आप कह रही हैं आ जाएंगी? 100 तो कहीं नहीं गई। अच्छा, 100 तो कहीं नहीं गई। उसी के मुताबिकत से आप देख लें प्रोविंशियल असेंबली की भी आएंगी। ठीक है। तो मैं मुझे कोई मसला नहीं, और मैं टिकट के लालच में वैसे भी नहीं हूँ, मैं एक नजरियाती कारकुन हूँ। ठीक है, चलें, बहरहाल आपका असेंबली में पहुंचना नून लीग की ज्यादा से ज्यादा सीटें आने से अब मशरूत हो गया है। नून लीग की ज्यादा सीटें आएंगी तो 26वां नंबर असेंबली में पहुंचेगा। अगर खुदा ना खास्ता नून लीग की सीटें कम हुई, अगर नहीं भी पहुंचता तो कोई मसला नहीं है। चलें, ये बात तो ठीक हो गई। मुझे पार्टी प्लेटफॉर्म दे जहां से मैं पाकिस्तान के लोगों की खिदमत कर सकूं। सही है। चलें, इससे पहले कि मैं रेहान हाशमी साहब के पास आऊं, मुफ्ती साहब मुख्तसरन बता दीजिए, आपने ये भी कहा है कि अगर आपका मुतालबा इलेक्शन में ताखीर का नहीं माना जाता फिर भी इलेक्शन तो आपने लड़ना ही है, बॉयकॉट तो आप नहीं करेंगे। आप भी नून लीग के साथ एडजस्टमेंट की बात कर रहे थे, इनिशियली बातचीत शुरू हुई लेकिन आगे नहीं बढ़ सकी, क्या हुआ? नून लीग आपकी भी बात नहीं मानी? बस नून लीग वाले बड़ी पार्टी है ना, तो बड़ी पार्टी में तकब्बुर तो होता है एक किस्म का। हमने उनसे कहा था कि जो पोजीशन आपकी है पंजाब में वो हमारी केपीके में है, और जो हमारी केपीके में है तो वही आपकी पंजाब में है। लेकिन वो नहीं मानते कि आपकी केपी में वही पोजीशन है जो उनकी पंजाब में है। हाँ, बोल रहा हूँ। तो हमारी टीम ने उनसे चंद सीटों का मुतालबा किया था, तो जिस तरह आप वहाँ देंगे
तो हम यहाँ आपको भी दे देंगे, लेकिन वो बात नहीं हो सकी। अभी NA-15 से मियाँ नवाज शरीफ साहब भी उम्मीदवार हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनका मुकाबले के अंदर मैं भी उम्मीदवार हूँ अभी पार्टी का। तो मुकाबला होगा, तो होता है एक जगह मुकाबला होता है, एक जगह वो आप गांव में तो गए होंगे, तो गांव में एक जगह खुशी होती है, एक जगह गम होता है, तो कहते हैं गम और खुशी बहन भाई होती है। सही है, तो ये मुफाहमत और मुजाहमत भी आपस में बहन भाई हैं, कोई ज्यादा मसला नहीं है हमारे लिए। सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो रेहान हाशमी साहब, अगर फर्ज कीजिए कि मुस्तफ़ा कमाल साहब दस्तबरदार हो जाते हैं, पहले तो ये बता दीजिए कि इस बात का इम्कान है कि वो शहबाज शरीफ के लिए दस्तबरदार हो जाएं, या अपनी हद तक MQM इस बात पर डटी हुई है और अटल है उसका ये फैसला कि वो तो ये सीट नहीं छोड़ेंगे शहबाज शरीफ साहब के लिए? सियासत में कोई चीज अटल नहीं होती, फ्लेक्सिबिलिटी, टॉलरेंस नाम है सियासत का, एडॉप्टेबिलिटी, नेगोशिएशन, डायलॉग, ठीक, और डायलॉग के मरहले से ही हम गुजर रहे हैं। और मैंने जिस तरह के कहा कि किसी एक सीट को हम लार्जर कैनवस पे होने वाले नताइज के ऊपर असरअंदाज होने नहीं देंगे, तो इसका मतलब है कि हम फ्लेक्सिबल हैं। लेकिन आज़ादी अक्सरियत, क्योंकि नेशनल कैनवस के ऊपर बहुत सारी चीजें एनालाइज की जा रही होती है लीडरशिप लेवल पर, कि सीटों को कराची से ऑब्टेन करना और उन सीटों की तादाद, एक मखसूस तादाद को मेंटेन करना, उसकी मेंटेनेंस के लिए सीटों, वो सीटें जहां से मुतवक्के तौर पर हम अपना सीट निकाल सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना। अगर फर्ज करें कि MQM ये कहे कि नहीं हमें लाहौर से लड़ना ही लड़ना है, तो भाई ये मतलब मुनासिब बात नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि अगर लाहौर के अंदर मुस्लिम लीग नून का स्ट्रांग होल्ड है और हमारे चंद हजार वोट भी अगर हैं, तो हम क्यों वहां पर जाकर वोट बैंक को खराब करने की कोशिश करें। इसी तरह मैं ये नहीं कहता कि कराची में किसी का नहीं है, कराची के मुख्तलिफ पॉकेट्स में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज का स्ट्रांग होल्ड है, जरूर है, कहीं पर इक्विवेलेंस भी है, तो इसके ऊपर नेगोशिएशंस तो चल रही हैं। लेकिन जिस तरह के मैंने कहा कि आज़ादी अक्सरियत को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए बहुत सारी चीजें एनालाइज की जा रही हैं और वो मरहला अभी जारी है। मलीर से, मीरपुर खास से और मुख्तलिफ जगहों से हमने ऑफर भी दी है सीट्स की, और लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। और मेरा ख्याल आइंदा चंद दिन जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब और उज़्मा कार हमारे साथ मौजूद थी। आज का प्रोग्राम था नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।